नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है। ये प्लान अर्बन नक्सल बना रहा है और अर्बन नक्सलियों को पीछे से कांग्रेस का फुल सपोर्ट हासिल है। और आज ये बात साबित हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आज ये कह दिया कि जो वेनेजुएला में हुआ, क्या वैसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने किडनैप किया, क्या बिल्कुल उसी तरह नरेंद्र मोदी की भी किडनैपिंग होने वाली है। मोदी के खिलाफ अर्बन नक्सलियों की साजिश पर एक और बड़ा खुलासा बस कुछ घंटों पहले हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी दी गई, लेकिन जो दिल्ली के जेएनयू में हुआ वो बहुत छोटा प्रयोग है। मोदी को रास्ते से हटाने वाला असली प्लान तो कोई और ही बना रहा है। पर्दे के पीछे रहकर अर्बन नक्सलियों को आगे करके ये प्लान कैसे बन रहा है, इसे कौन बना रहा है और वो कैसे काम कर रहा है। 2026 में नरेंद्र मोदी की निर्णायक लड़ाई अब इसी इकोसिस्टम और अर्बन नक्सल से होने जा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी, किसके दिमाग की उपज है ये गीदड़ भभकी। दिल्ली के जेएनयू में किसके शय पर, किसके इशारों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी गई ये धमकी। एक हाथ में डफली, दूसरे हाथ में चाय की चुस्की, मोबाइल से पूरी शूटिंग, एक एक फ्रेम की रिकॉर्डिंग। मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ रात के अंधेरे में कौन करवा रहा है कब्र खोदने वाली स्क्रिप्टिंग। बाकायदा पोस्टर छपवाए गए। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम के फोटोज चिपकाए गए। रात 9 बजे गुरिल्ला ढाबा पहुंचो का मैसेज भिजवाया गया। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना मिलने से यह इकोसिस्टम इतना तिलमिलाया कि इसने डफली बजा कर, चाय की चुस्कियां लगा कर मोदी और शाह को कब्र खोदने की धमकी देनी शुरू कर दी। बीजेपी, आरएसएस, मोदी, शाह के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ और उत्तेजक नारे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लगाए, बार लगाए। जेएनयू में ये नारे लगे नहीं, लगवाए गए, और लगवाने वाले मोदी के सियासी दुश्मन हैं। ये तो फैशन बन गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि ये एक फैशन बन गया है कि मोदी को गाली दीजिए, योगी को गाली दीजिए, या फिर आप अमित शाह को गाली दीजिए। वो मोदी जी को गाली दे के योगी जी को गाली दे, तो ये सब जो ट्रेंड सेट हो चुका है। ये जो टुकड़े गैंग है, वो जो है हिडन एजेंडा लेकर के काम करते हैं। ये लोग पूरे भारत देश के विरोध में नारे लगाते हैं। ये लोग भारत देश के विरोध में बोलते हैं। दरअसल ये नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों और लेफ्ट लॉबी की आपसी सेटिंग है। और मोदी ने इस सेटिंग को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का नाम दिया है। आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब इसी पर चलता है। मोदी शाह की कब्र खोदने वाला वायरस इसी कांग्रेसी एमएमसी के जरिए जेएनयू के वामपंथियों तक पहुंचा है, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि पहले दिसंबर 2025 में राहुल गांधी की पार्टी की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगता है, और अब जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर का नारा दिल्ली में सुनाई देता है। पहले दोनों नारे एक साथ सुनिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पहले कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगना और फिर जेएनयू में सेम टू सेम वही नारा सुनाई देना, हो ना हो ये यकीनन किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है। पिछले 24 घंटों से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर भी मोदी के खिलाफ जो कुछ भी लिखा रहा है, मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर, मोदी को डरपोक बताकर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो 2026 के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मोदी के सियासी दुश्मनों का यह सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी और मोदी के दूसरे विरोधी प्रधानमंत्री को कावड़ बताकर 2026 के लिए कौन सा एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि इससे पहले कितनी बार मोदी की कब्र खोदने की धमकी दी गई, मोदी के किन किन दुश्मनों ने कब कब मोदी को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। आज हमने इसकी पूरी लिस्ट निकाली है। साल 2007 से लेकर 2026 तक मोदी को नापसंद करने वाले इकोसिस्टम ने 130 से ज्यादा बार या तो प्रधानमंत्री को गाली दी या फिर मोदी को रास्ते से हटाने की बात कही। पहले आपको एक एक करके इसके कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल छुल जो करके मोदी तेरी कब्र खुदेगी। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाएगा। मोदी की कब्र खोदने की धमकी वाले, मोदी को 400 फीट जमीन के अंदर गाड़ने की धमकी वाले, ऐसे सिर्फ 6 सैंपल हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने तो इस मामले में कब की सेंचुरी पूरी कर दी है। 2026 के पहले हफ्ते में जेएनयू में जो मोदी विरोधी नारे लगे वो इस साल का पहला सैंपल है। अभी कई और सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। मोदी के दुश्मन अभी और जहर उगलेंगे। ये कुछ लोग हैं
जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नेक को अलग करना और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब पर नज़र है। और जो भी सोचता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नारे लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई बयान दे करके और वहाँ कोई स्थान हासिल कर लेगा, तो ये समझ ले कि कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। देखिए, वो वक्त आ गया है कि अब उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली जेएनयू के अंदर जो लोग हैं, उन पे जब कार्रवाई, एक मैसेज जाना चाहिए कि अब बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ पढ़ाई के नाम पर जेएनयू के अंदर इस प्रकार से उत्पात मचाना, देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी नारे लगाना, ये बर्दाश्त से बाहर है। जेएनयू में हुई मोदी विरोधी नारेबाजी के बाद बात बहुत आगे बढ़ गई है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने विवादित नारेबाजी को सीधे सीधे जेएनयू कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया है। लेकिन अब मामला सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं रह गया है, यह पूरी तरह पॉलिटिकल बन चुका है और कांग्रेस पार्टी खुल्लम खुल्ला मोदी की कब्र खोदने, अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी देने वालों के फेवर में सामने आ गई है। यानी नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी की पार्टी को जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस का नाम दिया था, वो ऐसे ही नहीं दिया था। अब कांग्रेस के नेता खुद इसका सबूत कैमरे पर आकर देने लगे हैं। कोई कह रहा है मोदी की कब्र खोदने की बात कहना विरोध करने का तरीका है, तो कोई मोदी को हिटलर बताकर अभी से गोल पोस्ट शिफ्ट करने लगा है। नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं, इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है।
एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफ़ी इसका आक्रोश है। मोदी जी ने जो नाक कटा रखा है इस समय दुनिया में अपने देश का, वो तो रिजल्ट सामने आने लगे। तो जो कहते थे ना विदेश में जाकर के मोदी जब जाते थे, मोदी मोदी, अब कर ले मोदी मोदी। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे हैं? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के इस तरीके की हरकतें करता था। इसके पीछे निश्चित तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का हाथ है। जेएनयू में मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने वाली धमकी और कांग्रेस के नेताओं के उनके समर्थन वाली बोली की टाइमिंग नोट करने वाली है। पहले ट्रंप का मोदी पर एक झूठा बयान आता है। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी उस झूठे बयान को आधार बनाकर मोदी पर निशाना लगाती है। फिर जेएनयू में मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की धमकी दी जाती है और कांग्रेस का इकोसिस्टम उन नारों को खुल्लम खुल्ला डिफेंड करता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के फेवर में स्टेटमेंट देता है। और फिर इसके बाद मंगलवार को भी कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल्स पर मोदी पर ऑल आउट अटैक शुरू हो जाता है। राहुल के करीबी नेता अपना वीडियो बनाकर एक्स पर अपलोड कर मोदी को धिक्कारने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। यानी जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने की धमकी से लेकर कांग्रेस के नेताओं की बोली तक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक जैसी लग रही है। यकीन नहीं होता तो ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की असलियत सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वो ये तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो आजकल खुश नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर काम कर रहे हैं। जैसे रूस से तेल इसलिए कम खरीदा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या खुश करने का मन बना लिया नरेंद्र मोदी जी ने? ये सब कहा डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, किस मोड़ पर लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है। क्यों थरथराते हैं मोदी जी, मैं समझ नहीं पा रही हूं। कितना कायर प्रधानमंत्री। धिक्कार है मोदी जी, आप पर धिक्कार है। और मोदी को रास्ते से हटाने वाली उनके दुश्मनों की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस का इकोसिस्टम तो अब गालियों और आपत्तिजनक बोली से एक स्टेप आगे जा चुका है। अब तो कांग्रेस के नेता ये तक दुआएं मांगने लगे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग कराई, वैसी किडनैपिंग मोदी की भी होने वाली है। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान भारत की तुलना वेनेजुएला से करने लगे हैं। तो अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। तो अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ऐसे कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। ये देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो। इस प्रकार की सोच जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो डीएमके, जो समाजवादी पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टीज की जो सोच है, इससे देश के लोगों को बचना पड़ेगा। ये चेतावनी फिर एक बार हमारे सामने आई है। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान
मिला है, जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान, जेएनयू में मोदी के खिलाफ पैगाम, यह कोई संयोग नहीं है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सबके टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो आजकल माला जपते हैं, माला। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। इस वक्त पेरिस में एक बड़ी बैठक चल रही है। यूरोप के सारे नेता वहां पहुंचे हैं। ट्रंप ने अपने दूत भी भेजे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के खिलाफ साउथ अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा गुस्सा है। सड़कों पर हजारों की भीड़ ट्रंप की हिटलरशाही का विरोध कर रही है। अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक नेटो बिखरने के कगार पर है। जर्मनी के चांसलर दिल्ली आ रहे हैं। जिनपिंग साउथ कोरिया में बैठक कर रहे हैं। पुतिन ने आज वो बात कह दी जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। क्या विश्व शक्तियों की अगली टक्कर ईरान के मैदान में होगी? कौन किधर से लड़ेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अगला विश्व युद्ध इस तरह से होगा? एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे। फ्रांस और ब्रिटेन किसकी तरफ जाएंगे? यूरोप में एक युद्ध रूस यूक्रेन के बीच पहले से चल रहा है, जिसमें 26 मुल्क फंसे हुए हैं। अब लैटिन अमेरिका में भी ट्रंप ने युद्ध शुरू करा दिया है। अभी तक ज्यादातर युद्ध यूरोप और एशिया में होते थे। 36 साल बाद लैटिन अमेरिका में युद्ध शुरू हुआ है। वेनेजुएला का युद्ध बहुत तेजी से क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, पनामा, बोलीविया तक फैल सकता है। यह तब होगा जब अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन इसमें कूदेंगे। अमेरिका की वॉर मशीनरी उससे पहले ही नया मोर्चा खोल देगी। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट फुल एक्शन में आ चुके हैं। इजरायल की एयरफोर्स बड़े मिशन की तैयारी में है। एयरफोर्स के साथ इजरायल की नेवी भी फुल एक्शन में आ गई है। दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करने का सामान रेडी कर लिया गया है।
किस फाइटर जेट से IRGC का हेडक्वार्टर उड़ाया जाएगा? किससे तेहरान को नेस्तनाबूद किया जाएगा? कौन सा फाइटर जेट सटीक निशाने से बंकर बस्टर बम गिराएगा? इसकी रिहर्सल 48 घंटे से इजराइल कर रहा है। लेबनान में लगातार बम गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह के बचे खुचे ढांचे हवा में उड़ रहे हैं। नेतन्याहू साउथ लेबनान में भीषण बमबारी करके खामेनेई को डरा रहे हैं। अब इजराइल का हमला ईरान पर होने वाला है। नेतन्याहू को ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खामेनेई ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की खुली छूट दे दी है। ईरान में पुलिस प्रदर्शनकारियों को लोहे की चेनों से पीटकर खाल उतार रही है। प्रदर्शनकारियों का मुंह बंद करने के लिए उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ईरान की बासिज पुलिस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसकर फायरिंग कर रहे हैं। सत्ता विरोधी आंदोलन को तोड़ने के लिए ईरान में जगह जगह शूट एट साइट के विभत्स दृश्य दिखाई दे रहे हैं। बासिज ईरान की रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं है, ये IRGC के अंडर काम करने वाली खामेनेई की मिलिशिया पुलिस फोर्स है। जिन शहरों में सत्ता विरोधी आंदोलन ज्यादा तेज है, वहां इन्हें लगाया गया है। इन्हें तभी लगाया जाता है जब ईरान की इस्लामिक सत्ता को आंदोलन से डर सताता है। खामेनेई की बासिज फोर्स हो या IRGC, उनकी गोलियों का डर अब ईरानी जनता के मन से निकल चुका है। आंदोलनकारी उनकी गाड़ियों को फूंक रहे हैं। खामेनेई के लिए ईरान में दिन कम होते जा रहे हैं। ईरान में सरकारी बिल्डिंगों से आग के शोले उठ रहे हैं। आंदोलनकारी इस्लामिक सत्ता को चलाने वाली इमारतों में आग लगा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ आग पूरे ईरान में फैल चुकी है। ईरान शिया इस्लामिक देश है, अब वहां शिया धार्मिक स्थल भी सेफ नहीं है। महंगाई और बदहाली से परेशान अवाम शिया धार्मिक स्थलों को फूंककर इस्लामिक रिजीम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। IRGC ने उन लड़कियों को अगवा करना शुरू कर दिया है जो मूवमेंट की आवाज बन रही हैं। ये रहाले हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों के बीच से उठा लिया गया। कई दिन से उनका अता पता नहीं है। घर वालों ने खामेनेई की सरकार पर रहाले की हत्या करने का आरोप लगाया है। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन 100 शहरों में फैल चुका है। 10 दिन में 35 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई है। 1200 से ज्यादा को खामेनेई सरकार ने हिरासत में ले लिया है। Massive crackdowns, internet being shutting down, mass murders, things that have happened in the past. I do want to point out that even a single casualty at the hands of the terrorist Islamic dictatorship is a tragedy to us Iranians. The fact that right now we are able to count the number of casualties on both hands, that's never happened before. The Islamic Republic is not as strong as it used to be. And a big reason for that is the 12-day conflict between Israel and the Islamic Republic back in the summer, where Israel significantly weakened the proxy forces of the terrorist Islamic Republic, significantly weakened. खामेनेई जितना आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलनकारी उतनी ही ताकत से ज्यादा संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं। डेथ टू खामेनेई के नारे लगा रहे हैं। वेनेजुएला की तरह ईरान भी चीन और रूस का करीबी है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और रूस उसके लिए उसी तरीके से लड़ने आएंगे जैसे अमेरिका इजराइल के लिए लड़ने आता है। चीन ने कभी कोई बड़ा युद्ध सीधे नहीं लड़ा, इसलिए ईरान के मैदान में वो आने की कोशिश भी नहीं करेगा। पीछे से चोरी छुपे हथियारों का सपोर्ट दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर अमेरिका को ताइवान को बड़े घातक हथियार देने से रोक नहीं पाएगा। ऐसे में ईरान युद्ध में चीन के डायरेक्ट कूदने की गुंजाइश बहुत कम है।
अब जहां तक रूस का सवाल है, मिडिल ईस्ट में वो अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसकी शुरुआत हथियारों की सप्लाई से हो चुकी है। ईरान का दावा है कि रूस ने उसे इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है। ऐसे में इस्कंदर मिसाइलें इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। वैसे भी रूस इस्कंदर मिसाइल का जो वर्जन दूसरे देशों को देता है वो सिर्फ 280 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ऐसे में ईरान इन मिसाइलों से अपने एयर स्पेस में आने वाले इजरायली फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है। रूस ने वेनेजुएला के मामले में कोई डायरेक्ट दखल नहीं दिया। वेनेजुएला को ऐसे हथियार भी नहीं दिए जो अमेरिका के लिए खतरा हो। ईरान के मामले में भी पुतिन डायरेक्ट दखल देकर ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहेंगे। पुतिन को ईरान वेनेजुएला से ज्यादा जरूरत ट्रंप की है ताकि यूक्रेन युद्ध में वो अपने टारगेट हासिल कर सके। रूस यूक्रेन का पीस प्लान जमीन पर कब्जे को लेकर अटका हुआ है। ज़ेलेंस्की युद्ध में हारी हुई जमीन रूस को सौंपना नहीं चाहते। पुतिन बिना डॉनबास लिए पीस प्लान पर साइन नहीं करने को तैयार हैं। इसलिए युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। तबाही पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यूक्रेन में भी शुरू हो गई है। रूस ने अब यूक्रेन और नाटो देशों को शाहिद ड्रोन में एक और मॉडिफिकेशन कर सबको चौंका दिया है। रूस ने इसमें हीट सीकिंग मिसाइल फिट कर दी है जिसे रात में यूक्रेन के फाइटर जेट और रेडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाते। मिसाइल से लैस ड्रोन जब अटैक करता है तो तबाही कई गुना बड़ी हो जाती है। ज़ेलेंस्की अपने पार्टनर से मिलने अब पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद पेरिस में ही ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और दामाद कुशनर से पीस प्लान पर बात होगी। इसमें नाटो के 26 देश भी शामिल होंगे। पेरिस पहुंचने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि दिसंबर में यूक्रेन ने रूस को युद्ध के मोर्चे पर बहुत झटका दिया है। रूस के 35,000 सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। कंक्रीट स्टेप पहले ही लिए जा चुके हैं जो प्रभावी साबित हो रहे हैं। दिसंबर में 35,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वीडियो फुटेज से इसकी पुष्टि की गई है। नवंबर में 30,000 और अक्टूबर में 26,000 रूसी सैनिक मारे गए थे। मारे गए रूसी सैनिकों का बढ़ता नंबर युद्ध के मोर्चे पर लिए गए सही फैसलों का परिणाम है। ज़ेलेंस्की ऐसे आंकड़े पेश कर यूरोप और नाटो के नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि वो अब भी रूस को हरा सकते हैं। अगर यूरोप ज़ेलेंस्की की बातों पर यकीन करता है तो फिर जनवरी में पुतिन महातबाही मचाने से नहीं रुकेंगे। पेरिस मीट से पहले पुतिन ने यूरोप के नेताओं को बहुत सख्त लहजे में बताया है, अगर दुनिया के नक्शे से कोई रूस को मिटाने की साजिश करेगा तो फिर वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। अगर कोई रूस को खत्म करने का फैसला करेगा तो हमारे पास उसको जवाब देने का कानूनी हक है। हाँ, मानवता के लिए ये वैश्विक डिजास्टर होगा, पूरी दुनिया के लिए ये महाविनाश होगा। लेकिन एक रूसी नागरिक और रूस के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरा एक सवाल है, हमें एक ऐसी दुनिया क्यों चाहिए जहां रूस की ना हो? 1990 तक दुनिया का शक्ति संतुलन दो खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका और यूरोप थे, दूसरी तरफ रूस और दूसरे सहयोगी देश। ट्रंप ने बेताज बादशाह बनने के लिए वेनेजुएला पर स्ट्राइक कर दी। राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका की बदनाम जेल में डाल दिया। ट्रंप के इस पैंतरे से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदलता दिख रहा है। वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक हुई। इसमें खुलकर खेमेबाजी दिखी। रूस चीन ने अमेरिकी हमले का तीखा विरोध किया। यूरोप बटा हुआ देखा। फ्रांस ने विरोध जताया। ब्रिटेन ने बीच की लाइन पकड़ी, ना विरोध किया ना सहयोग किया। अगर वोटिंग होगी तो ब्रिटेन एब्सेंट रहेगा, मतलब खुलकर नहीं, अंदर ही अंदर अमेरिका के साथ है। जर्मनी ने भी खुलकर अमेरिका का विरोध किया, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है।
यूएस ने भी अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हैं। मार्को रूबियो ने यूएन की दलीलों को फालतू करार दिया। जो अमेरिका कहता है वही सही है, यूएन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। Venezuela's not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, 5 देशों के पास वीटो पावर है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। अभी तक फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले और ग्रीनलैंड को जबरदस्ती लेने की धमकी के बाद फ्रांस अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ब्रिटेन भी खुलकर उसके साथ नहीं है। नाटो में 3 ही देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5177, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290। ऐसे में नाटो का क्या होगा? क्या नाटो खत्म हो जाएगा? ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बयानबाजी से नाराज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ग्रीनलैंड तो क्या, अगर ट्रंप ने किसी भी नाटो देश पर हमला करवाया तो नाटो के परखच्चे उड़ जाएंगे। 32 देशों का सैन्य संगठन छिन्न भिन्न हो जाएगा। vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op. Threats, pressure and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own. That has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt, no matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. ट्रंप के सनकीपन से दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध साउथ अमेरिका के देशों में हो रहा है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हजारों लोग ट्रंप को कोस रहे हैं। एक और साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना में हजारों लोग ट्रंप का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। अर्जेंटीना के प्रदर्शनकारी ट्रंप की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। दरअसल साउथ अमेरिका के छोटे देशों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने जो वेनेजुएला के तेल के लिए खेल खेला है, वो कभी भी दूसरे छोटे देशों पर किसी बात के लिए खेला जा सकता है। For the longest time that I can possibly remember in my lifetime, we've never had America bombing a Latin American country. So this is historic and chilling. This sets a very important precedent